Good morning to all of you. Welcome again to our next topic of chemical engineering, repairing damaged glass line reactor. आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो ग्लास लाइन रिएक्टर्स होते हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो किस तरीके से हम उसका जो डैमेज है वो प्रिवेंट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरीके से वो पूरी एक्टिविटी की जाती है. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकता है. स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि व्हाई वी यूज़ ग्लास लाइन रिएक्टर्स, कि आखिर हम ग्लास लाइन रिएक्टर्स का यूज़ क्यों करते हैं. तो याद रखिएगा कि ग्लास लाइन रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है बिकॉज दे आर हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस. इनको डाइवर्स रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस में यूज़ किया जाता है. ग्लास लाइन रिएक्टर इज इनर्ट एंड जीरो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन. इट इज़ इजी टू क्लीन एंड हाईली ड्यूरेबल. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है इसका हाई कोरोजन रेजिस्टेंस. बिकॉज केमिकल इंडस्ट्रीज में हम डिफरेंट तरीके के केमिकल्स यूज़ करते हैं. कुछ केमिकल्स मेरे लो एसिडिक रहते हैं, कुछ मेरे हाईली एसिडिक रहते हैं. तो जो हाईली एसिडिक मेरे केमिकल्स रहते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए आइदर मेरे पास में ऑप्शन रहता है कि मैं एसएस के रिएक्टर्स यूज़ करूं या फिर मैं आपका दूसरी एमओसीज पे जाऊं. एसएस के रिएक्टर्स को अगर मैं यूज़ करता हूं तो दे आर नॉट कंपेटिबल विथ हाईली एसिडिक मीडियम्स. वो मेरे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे. और अगर मैं और हायर ग्रेड्स पे जाता हूँ, एलॉयस पे, लाइक आपका हेस्टोलॉय हो गया, इनकोनल हो गया, तो उनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ती है. सो इन दैट केस मेरे पास में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो रहता है मेरे पास में ग्लास लाइन रिएक्टर्स. इसीलिए ग्लास लाइन रिएक्टर्स का इंपॉर्टेंस केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज इनको हम हाईली एसिडिक मीडियम्स में इजिली यूज़ कर सकते हैं विथ हाई लाइफ ड्यूरेशंस. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस की, ग्लास लाइन रिएक्टर्स की, तो याद रखिएगा कि इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो आपकी मेटल की बनी हुई रहती है, CS या फिर MS. बट जो अंदर होती है, अंदर की तरफ आपकी ग्लास की एक पूरी कोटिंग रहती है. इस कोटिंग की आप थिकनेस देखेंगे तो ये आपकी 1.1 mm से 2 mm की आपकी ग्लास की थिकनेस होती है. इसमें आपको सबसे बड़े जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि इसका जो आपका थर्मल कोएफिशिएंट होता है एक्सपेंशन का वो काफ़ी कम होता है. ये इसका मेन एडवांटेज रहता है कि ग्लास का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफ़ी कम रहता है. और इसकी जो ग्लास बना होता है वो बेसिकली आपका बोरोसिलिकेट का ग्लास होता है. ये मैं जस्ट आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपको ग्लास लाइन रिएक्टर्स के बारे में एटलीस्ट पता होने चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लास लाइनिंग रिएक्टर्स के कलर्स की. तो अगर आप कलर वाइज देखेंगे तो ये डार्क ब्लू कलर का रहता है, लाइट ब्लू कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है एंड इवन ग्रीन कलर का रहता है. अब कुछ लोगों को ये नहीं क्लियर रहता है कि ये अलग अलग कलर के रिएक्टर्स बेसिकली क्यों रहते हैं, उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है. तो उसका भी एक हल्का सा आइडिया यहाँ पे हम लेंगे. जो आपके डार्क ब्लू कलर के रिएक्टर्स रहते हैं दे आर गुड टू कोरोजन फॉर ऑल pH. इनको हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं. सेकेंड, जो आपके लाइट ब्लू कलर के रिएक्टर्स रहते हैं इनको बेसिकली फार्मा इंडस्ट्रीज में प्रेफर किया जाता है बिकॉज दे इंप्रूव मॉनिटरिंग, क्लीनिंग. हमें क्लीनिंग एंश्योर करने में हेल्प मिलती है इसके लाइट ब्लू कलर की वजह से, इसलिए हम फार्मा इंडस्ट्रीज में इनको प्रेफर करते हैं. एंड वाइट कलर के रिएक्टर्स को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे मेरे को फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवानी है, मींस रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ताकि जो फ्लूइड के कलर के चेंजेस हैं वो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकें. एंड लास्ट वन इज ग्रीन कलर ऑफ रिएक्टर्स. ये बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर है वो 270 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मेरे को मेंटेन करना रहता है. तो ये जो आपका डार्क ब्लू कलर का रिएक्टर्स है ये आप मैक्सिमम यूज़ होते हुए देखेंगे बिकॉज ये आपकी मैक्सिमम हर तरीके के pH में ये इजिली यूज़ हो सकते हैं. बिकॉज बाकी जो है ये डिफरेंट तरीके के ग्लास अलग अलग कलर्स के ये आपके स्पेसिफिक कंडीशंस में ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं. मीन्स अगर आपको हायर टेम्परेचर पे जाना है तो आप ग्रीन कलर पे जाएंगे, अगर आपको फार्मा इंडस्ट्रीज में जाना है तो आप लाइट ब्लू कलर्स प्रेफर करेंगे, लाइट का रिएक्शन करवाना है तो फोटोकेमिकल. बट इन जनरल यूजेज में आप देखेंगे तो आपको ये डार्क ब्लू कलर के रिएक्टर्स मैक्सिमम यूज़ होते हुए दिखाई देंगे. ये सारे आपको मैंने बेसिक्स बताए. अब आगे की स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लास लाइन रिएक्टर्स जो होते हैं ये
डैमेज किन कंडीशंस में होते हैं। अब अगर हम मेजर रीजंस की बात करते हैं कि ग्लास लाइन रिएक्टर में डैमेज कम होते हैं, तो याद रखिएगा इम्प्रॉपर केमिकल कंपैटिबिलिटी। अगर उसके अंदर जो मैं केमिकल्स चार्ज कर रहा हूँ वो ग्लास लाइन रिएक्टर्स के साथ में कंपैटिबल नहीं होंगे, इन दैट केस आपकी जो ग्लास की लाइनिंग है वो डैमेज जल्दी होती है। लाइक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये कभी भी ग्लास लाइन रिएक्टर्स में स्टोर नहीं किया जाता है। अगर किसी को नहीं पता है और वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास लाइन रिएक्टर्स में स्टोर कर देगा तो आपका ग्लास लाइनिंग डैमेज हो सकता है। सेकेंड वन, आपका कॉस्टिक। कॉस्टिक जब आप हायर टेम्परेचर्स पे स्टोर करते हो ग्लास लाइन रिएक्टर्स में, तो वो ग्लास लाइन रिएक्टर्स की जो कोटिंग है, ग्लास लाइनिंग की जो कोटिंग है, उसको वो काफ़ी हाई रेट से डैमेज करता है। तो एक तो आपको कॉस्टिक स्टोर करना ही नहीं है ग्लास लाइन रिएक्टर्स में, बट अगर आप करते भी हो तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन। इवन हायर टेम्परेचर्स पे तो बिल्कुल अवॉइड ही करें, बिकॉज अगर आप हायर टेम्परेचर्स पे स्टोर करेंगे तो वो ग्लास लाइनिंग को काफ़ी जल्दी डैमेज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है, इम्प्रॉपर केमिकल हैंडलिंग। अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से केमिकल्स को हैंडल करेंगे तो आपके ग्लास लाइनिंग डैमेज होती है। सेकेंड, थर्मल जर्क्स। थर्मल जर्क्स क्या होते हैं ये समझिए। बाहर आपका मेटल का सरफेस है, बाहर आपका सी एस का सरफेस है और सी एस या एम एस का सरफेस है, और अंदर आपने ग्लास की लाइनिंग दी हुई है। अब होगा क्या, मान लीजिए आपका अंदर का टेम्परेचर है 105 डिग्री और बाहर आप सडन चिलिंग लगा देते हैं। इन दैट केस आपका सडन टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जैसे ही आप बाहर जैकेट में चिलिंग मारेंगे तो आपका सडन टेम्परेचर वेरिएशन एकदम से चालू होगा। इन दैट केस ग्लास का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग है, बट मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग है। इन दैट केस देयर इज अ चांस कि आपका जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल जर्क्स। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंट स्पार्क टेस्ट। अगर आप बार बार स्पार्क टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आप हाई वोल्टेज नियर अबाउट 5000 से 6000 वोल्ट का आप उसमें स्पार्क बार बार लगाते हैं, तो ये बार बार स्पार्क के टच में आने से आपका जो ग्लास लाइनिंग है वो डैमेज होता है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम स्पार्क टेस्टिंग तभी कराएं जब हमें किसी तरीके का डाउट हो कि मेरा रिएक्टर मेरा डैमेज है, तभी मैं स्पार्क टेस्टिंग उसमें करवाऊँ। अदरवाइज अगर कोई आप उसमें ऐसे हैजार्डियस केमिकल्स स्टोर करते हैं जो मेटल के टच में आने पे कोई एक्सप्लोजन कर सकते हैं या फिर कोई उनका काफ़ी हैजार्ड है, इन दैट केस मैं एक फ्रीक्वेंसी सेट करके ही स्पार्क टेस्टिंग करवाऊँ। अदरवाइज आप जितना ज़्यादा स्पार्क टेस्टिंग कराएंगे उतना जल्दी आपका ग्लास लाइनिंग रिएक्टर डैमेज होता है। फिफ्थ वन इज मैकेनिकल जर्क्स। आपका हैंडलिंग के टाइम में, नट बोल्ट टाइट्स के टाइम में, इनमें आपके मैकेनिकल जर्क्स लगने के चांसेस रहते हैं लाइन फिटिंग के टाइम में, तो वहाँ पे भी आपकी ग्लास लाइनिंग डैमेज हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। मान लीजिए आप मेंटेनेंस करने गए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, मैनहोल आपका खुला हुआ है, कोई नट बोल्ट अंदर गिर जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी आपका अंदर बेसिकली ग्लास की 1.1 से 2.2 mm की लाइनिंग है जो इजिली डैमेज हो सकती है। तो हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस भी करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर रिपेयरिंग ग्लास लाइन रिएक्टर्स। याद रखिएगा, सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इज पीटीएफई। पीटीएफई का सबसे मेन प्रॉपर्टी ये होता है, इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस फ्लोरोपॉलीमर मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड फ्लोरीन। इसकी जो टेम्परेचर लिमिट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इट कैन इजिली सस्टेन टेम्परेचर्स अप टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ग्लास लाइनिंग रिएक्टर्स का लीकेज अटेंड करने के लिए जो पहला हम चीज़ यूज़ करते हैं वो होता है पीटीएफई। सेकेंड वन इज इपॉक्सी पुट्टी। इपॉक्सी पुट्टी को भी हम यूज़ करते हैं ग्लास लाइनिंग को अटेंड करने के लिए अगर मेरा कहीं पे डैमेज है। बट याद रखिएगा, इपॉक्सी पुट्टी एंड लास्ट में जो मैंने एक सीमेंट बताया है, ये बेसिकली टेम्परेरी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपको कुछ दिनों के लिए आपके रिएक्टर्स को रन करवाना है तो टेम्परेरी बेसिस पे आप इन दो चीज़ों से अटेंड कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म लाइफ चाहिए तो आपको आइदर पीटीएफई पे जाना पड़ेगा या फिर आपको टेंटेलम मेटल पे जाना पड़ेगा। इपॉक्सी पुट्टी ये आपका हार्डनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपके डिफरेंट तरीके के रेजिन्स से बने रहते हैं दैट कंटेन्स नॉन मेटेलिक और मेटेलिक फाइबर्स इसमें होते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है इपॉक्सी पुट्टीज का, ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट वन इज सीमेंट। बेसिकली यूज जो सीमेंट्स होती हैं दे आर फ्यूरॉन, सोडियम सिलिकेट एंड पोटेशियम सिलिकेट सीमेंट्स।
ये जो सीमेंट्स हैं इनको इंडिविजुअली नहीं यूज़ करते हैं, बट और किसी चीज़ के साथ में मिक्स करके इनको यूज़ किया जाता है। कई बार सोडियम सिलिकेट जो है इसको हम इंडिविजुअली यूज़ कर लेते हैं। याद रखिएगा, इपॉक्सी पुट्टी एंड सीमेंट्स, दे आर टेम्परेरी सॉल्यूशंस। लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेंटेलम प्लग्स। टेंटेलम एक मेटल होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नियरली कंपेरेबल टू ग्लास। इसका कोरोजन, रेट ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस ये ग्लास के कंपैरिजन में होता है, इसीलिए इसको हम मेटेलिक ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास में 4 मटेरियल्स अवेलेबल है, पीटीएफई, टेंटेलम मेटल्स, इपॉक्सी पुट्टी एंड सीमेंट्स, जिसमें पीटीएफई एंड टेंटेलम मेटल्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं एंड इपॉक्सी पुटीज एंड सीमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो ग्लास लाइनिंग है उसके डैमेजेस को अटेंड किया जाता है। इसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है प्लग, सेकेंड इज पैच एंड थर्ड वन इज स्लीव्स। इसमें जो पहला मेथड है प्लग को बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल माइनर सा डिफेक्ट हो, मीन से एक मान लीजिए कहीं पे छोटा सा होल हो गया है, इस तरीके पे हम वहाँ पे हम प्लग से अटेंड करते हैं। इसके लिए आप पहला डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस में ये जो रेड से एरिया दिखाया है ये मेरा डैमेज्ड एरिया है। इसके ऊपर मैंने पीटीएफई की एक सीट मारी और उसको फिक्स करने के लिए एक टेंटेलम की डिस्क लगाई। उस टेंटेलम की डिस्क लगा के मैंने एक टेंटेलम का नट और उसके ऊपर एक टेंटेलम का स्टड से उसको पूरा का पूरा फिक्स कर दिया है। याद रखिएगा, प्लग इज बेसिकली यूज्ड फॉर माइनर डिफेक्ट्स। सेकेंड वन इज पैचेस। अगर मान लीजिए कि कोई एरिया आपका ऐसा है जहाँ पे आप प्लग से नहीं अटेंड कर सकते, मान लीजिए कोई आपका ऐसे रोटेटरी सरफेस जैसा पड़ रहा है और लीकेज मान लीजिए ये बीच के एरिया में है, इन दैट केस हम पैचेस की तरफ मूव करेंगे। पैचेस में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपने पैच जैसा बनाया, सॉलिड पीटीएफई का आपने पैच बनाया और उसके ऊपर 2 टेंटेलम प्लग्स आपने मार के उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, ताकि किसी भी तरीके से अंदर जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल किसी भी तरीके से आपका मेटल के आपका ये जो डैमेज पोर्शन है उसके बाहर मेटल के टच में ना आए। ये मेरा सेकंड मेथड होता है। एंड थर्ड मेथड इज स्लीव्स। स्लीव्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेरियस नोजल्स। रिएक्टर में कई बार ऐसी जगह डैमेज होता है जहाँ पे नोजल्स हैं, जहाँ पे ना तो हम आपका प्लगिंग कर सकते हैं ना तो हम वहाँ पे पैचेस मार सकते हैं। इन दैट केस हमें लास्ट ऑप्शन पे जाना पड़ता है, स्लीव्स पे। स्लीव्स में बेसिकली इसमें हमें वेंडर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वेंडर्स की हेल्प लेके हम वेंडर को बताते हैं कि हमारा लीकेज कौन सी नोजल पे है। मान लीजिए इस नोजल पे मेरा लीकेज है, तो वेंडर उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर स्लीव आपकी डिज़ाइन करेगा। ये देखिए, ये पीटीएफई की स्लीव, ये आपका यहाँ पे डैमेज है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए ये पीटीएफई की स्लीव की गैस्केट्स डाली गई हैं। उसके बाद में टेंटेलम लाइनर्स एंड फिलर्स की हेल्प से ये जो पूरा का पूरा लीकेज है वो मेरा अटेंड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि आपको वेंडर्स की हेल्प से एक पर्टिकुलर तरीके से आप वेंडर्स को अपना बताएंगे कि आपका किस पोजीशन पे कौन सी नोजल पे डैमेज है। अकॉर्डिंगली वेंडर एक स्लीव को डिज़ाइन करेगा, उस स्लीव को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ पीटीएफई एंड आपके फिलर्स की हेल्प से उसको बिल्कुल फिट करके बैठाया जाता है। तो ये 3 मेथड्स होते हैं ग्लास लाइनिंग के डैमेजेस को अटेंड करने के लिए, प्लग्स, पैचेस एंड स्लीव्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।